क्षेत्रफल प्रमेय। क्षेत्रफल बेसिकली 2D फिगर फोकस्ड होता है, हालांकि 3D फिगर को हम क्षेत्रफल से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3D फिगर में भी अलग अलग सतह होती हैं और सभी सतह का अलग अलग क्षेत्रफल उनके डायमेंशंस के बिहाफ पे निकाला जाता है। लेकिन हम आमतौर पर क्षेत्रफल 2D फिगर के ही ऊपर फोकस्ड होकर पढ़ते हैं और पेरीमीटर भी इसी के ऊपर फोकस्ड होकर पढ़ते हैं। तो हमने जैसे क्षेत्रफल प्रमेय को बताया, तो हमने जब आकलन किया, हमने यूपी ट्रिपल एससी कमीशन का ऑब्जर्वेशन किया, तो हमें लगा कि हम ज्यादातर हमारा जो अटेंशन होना चाहिए वो ट्रायंगल पर होना चाहिए। किस पर? त्रिभुज पर। मतलब त्रिभुज पर आधारित जितने प्रकार की क्षेत्रफल की स्थितियां हो, कैलकुलेशन से लेकर उसके सिद्धांतों तक, बात हमारी सुनते जाइएगा, जो नए जुड़ेंगे वो उस चीज को समझेंगे। कैलकुलेशन से लेकर मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करने से लेकर के क्षेत्रफल के सिद्धांतों तक, मतलब प्रमेय तक, हम क्षेत्रफल को अच्छी तरह से पढ़ें, प्रत्येक प्रकार के संबंधों का सही आकलन करें और उसका सही उपयोग करें। त्रिभुज के ऊपर बेस्ड होगा, पूरी तरह से त्रिभुज हमारा फोकस्ड होगा आज का सेशन। लेकिन हम इसको नहीं बोल सकते हैं समांतर चतुर्भुज को। समांतर चतुर्भुज का जो उपयोग है वो क्षेत्रफल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर चतुर्भुज के अंतर ही रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है। इन रेक्टेंगल और स्क्वायर के साथ एक और फिगर है रोम्बस, समचतुर्भुज, जिसका भी उपयोग त्रिभुज के साथ किया जाता है, मतलब त्रिभुज से संबंधित किया जाता है। और कई प्रकार के अलग अलग यहाँ पर मेजरमेंट अर्थात प्रमेय जनरेट किए जाते हैं, मतलब कुछ फैक्ट्स डेवलप किए जाते हैं। साथ साथ मैंने कहा कि सर्कल का भी उपयोग किया जाएगा, अर्थात वृत्त का उपयोग किया जाएगा। वृत्त का जो पर्टिकुलर, देखिए हर फिगर का एक पर्टिकुलर फार्मूला है क्षेत्रफल को फाइंड करने का, लेकिन उस फिगर का उपयोग कहाँ कहाँ आप कर पा रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जब क्षेत्रफल प्रमेय को समझा, मैंने जाना, तो मुझे सबसे पहले यही एहसास हुआ कि सबसे पहले हमारा जो अटेंशन होना चाहिए वो त्रिभुज पर होना चाहिए, ट्रायंगल पर होना चाहिए। मैंने हर प्रकार के क्षेत्रफल प्रमेय की स्थितियों में त्रिभुज का ही यूज होता देखा, वो अन्य फिगर में दिखा, पर हमें समांतर चतुर्भुज में नजर आया, हमें आयत में नजर आया, हमें वृत्त में नजर आया, हमें वर्ग में नजर आया, हमें समचतुर्भुज में नजर आया। मुझे हर एक 2 डायमेंशन फिगर में, जो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं उसमें त्रिभुज नजर आया। और जब मैंने त्रिभुज का आकलन करना शुरू किया, और मैं त्रिभुज को बेसिकली मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया इस पर, तो मुझे एहसास हुआ ये खुद ही बहुत कंप्लीट है। मतलब इसी को तहकीकात करके पढ़ना, इसी को समझना हमारे लिए एक बड़ा लेक्चर है। आप इस चीज को समझिएगा, जो मैं बातें बोल रहा हूँ बड़ी नपी तुली बातें बोल रहा हूँ, और मैंने इस पर खूब सारा वर्क किया है, तब मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जब हम बात उस फिगर की कर रहे हैं जिसका उपयोग सर्वाधिक है, अन्य फिगर्स में है, तो खुद में ही अपने आप एक चैप्टर है, और उसने ही कई तरह के थ्योरम्स को, कई तरह के सिद्धांतों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। जैसे हमें अगर उसी त्रिभुज को ही फोकस्ड कर लें हम लोग, यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, अगर हम उसी त्रिभुज को ही फोकस कर लेते हैं, जैसे मैंने अगले पन्ने पर लिखा है त्रिभुज के बारे में, जो फिगर सब जगह उपयोग है, जिसका उपयोग है बेस्ड ऑन ट्रायंगल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अर्थात हम त्रिभुज पर आधारित बात यहाँ पर करने चल रहे हैं। तो त्रिभुज के ही सभी प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, मतलब हम सभी प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल जानते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, हमें मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मतलब त्रिभुज के अंतर्गत भुजाओं का उपयोग करते हुए मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमें त्रिभुजों की समरूपता क्लियर हो, सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिभुजों की समरूपता क्लियर हो, हमें त्रिभुजों के जितने भी अलग अलग प्रकार के एरिया निकल पा रहे हैं अलग अलग स्थितियों में, सबका आपस में रिलेशन क्लियर हो, और फाइनली हम इस पर प्रैक्टिस कर सके। मेरे आज पूरे सेशन का जो प्रेजेंटेशन होगा पूरी तरह से इसी पे केंद्रित होगा, अर्थात इस पर केंद्रित होगा। और मैं आपको इस बात का कमिट करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि यह इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको परीक्षा में नहीं 2 नहीं 3 तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको नजर आएगा, मतलब 2 प्रश्न आप इनसे जरूर अपना हल कर पाएंगे, ये हमारा दावा है। तो 2 बहुत होते हैं, 2 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में आपको जो है सेलेक्ट और रिजेक्ट करने की स्थिति बनाते हैं। तो मेरा यही दावा है कि 2 प्रश्न कम से कम आप इनसे रिलेट करते हुए आज के इस लेक्चर से सीख पाएंगे, यही मेरा उद्देश्य है और इसी पर मैं प्लानिंग करने जा रहा हूं। तो क्या स्थिति है आप बताएं, आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, मेरी बातें अभी तक की समझ में आई? मैंने सीधे सरल शब्दों में यही बताया है कि क्षेत्रफल प्रमेय अधिकांश स्थितियों में त्रिभुज पर केंद्रित होता जा रहा है, क्योंकि सभी प्रकार के फिगर का उपयोग हम त्रिभुजों में देख पा रहे हैं। जब मैंने त्रिभुज को सबसे मिलाने की कोशिश की तो उसने कहा मुझे ही पहले पढ़ लो, हाँ, त्रिभुज ने कहा मुझे ही पहले पढ़ लो और मेरे ही बारे में खूब जान लो, तब आप जाकर के इसको किसी से मिलाओ, और यही फोकस हम करने जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा सभी प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन बहुतों के पास होगी, बहुतों के पास नहीं होगी। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि हम सभी प्रकार के, हम लिख देते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स।
तो सबसे पहला हम 5 से 7 मिनट के अंदर त्रिभुजों का क्षेत्रफल करना आपको हम बताते हैं। त्रिभुजों का क्षेत्रफल करना बताते हैं। क्षेत्रफल आप आमतौर पर जानते भी होंगे। इसके लिए हम सभी प्रकार का लिखे हैं, इसका मतलब त्रिभुज भी हमको 2-3 प्रकार के नजर आएंगे। कुछ त्रिभुजों की अलग अलग स्थितियां होती हैं जिसमें हम त्रिभुजों का जो वर्गीकरण करते हैं तो भुजाओं के आधार पर करते हैं, कोणों के आधार पर करते हैं। हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का ऑब्जर्वेशन करके उसका हम एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम मैंने लिया एक ऐसा त्रिभुज जो त्रिभुज बेसिकली उसके पास अलग अलग साइड्स हैं, अलग अलग साइड से। मान लीजिए देखिए त्रिभुज है आपके पास ABC, इसकी भुजाएं क्रमशः A, क्रमशः B और क्रमशः C है। भुजाओं के बीच कोई सिमिलरिटी इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन समय एरिया को फाइंड करने का एक फार्मूला वर्क होता है जिसको कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला हमें क्या करता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रोवाइड करता है। अभी मैं सिद्धांत से थोड़ा सा परे हूं, मैं केवल वर्किंग की बात कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं कहूंगा कि हीरोन्स फार्मूले के अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। जहां पर ABC जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं। यस क्या है, जहां पर यस क्या है, A त्रिभुज के पेरीमीटर का आधा है। मतलब हम कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C बाई 2 है। मतलब इसको आप हिंदी में अर्ध परिमाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप कौन है, यहाँ पर यस है। कभी भी अगर आपको ऐसी स्थिति मिले तो हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का एक तरीका बन जाता है, जिसके अंतर्गत हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। आपने बहुत प्रकार के ऐसे प्रश्न देखे होंगे जहां पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इस स्थिति में ज्ञात कर पाते हैं। दूसरे किसी फार्मूले की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड फार्मूला मैं यहाँ पर आपको पॉइंट करा रहा हूं। आपने अक्सर ज्यादातर स्थितियों में समकोण त्रिभुज के एरिया पर काम किया होगा। और समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा समझने की कोशिश करनी है हम लोग को कि त्रिभुज तो किसी भी प्रकार का दिया हो, त्रिभुज का एरिया तो वही होता है। हमारी जरूरतों के हिसाब से, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार क्या क्या वैल्यू दी है उसको देख करके हम अपना फार्मूला निर्धारित करते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज अगर हम फोकस करें, समकोण त्रिभुज आपको जानकारी होगी, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें भुजाओं के बीच में समकोण होता है, उसी को समकोण त्रिभुज हम जनरली कहते हैं। बट हम जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने जाते हैं तो हम उस परिभाषा को भी डिफरेंट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। आपको अगर ऐसा त्रिभुज मिले जिसमें भुजाओं में ही समकोण बना हो, देखो यहां पर समकोण बना है, या कभी ऐसी स्थिति भी मिल जाए, ऐसी स्थिति कि ऐसे त्रिभुज है और इसकी किसी एक भुजा के शीर्ष बिंदु से यहां पर विपरीत भुजा पर एक लंब अर्थात समकोण बनाने वाली रेखा डाली जाए। इन दोनों स्थितियों में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। मतलब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब पूरी बात को ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ही, मतलब त्रिभुज की दो भुजाएं ही परस्पर समकोण बना रही हैं, तो इसको हम आधार कहेंगे और इसको हम ऊंचाई कहेंगे। इस समय अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हम लिखेंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मान लीजिए हमें ये त्रिभुज दिखा जहां पर आपने नोटिस किया कि भुजाएं जो है पूरी तरह से समकोण नहीं बना रही हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एक भुजा के ऊपर उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से एक लंब आके पड़ा हुआ है। इस समय ए बेस है और यह ऊंचाई है। इसको हम इस फार्मूले का उपयोग करके हम भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमें इस तरह का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नजर बहुत बार आएगा जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने की स्थिति बनेगी और किसी एक भुजा से उसके विपरीत शीर्ष बिंदु की दूरी को ज्ञात करने का क्वेश्चन हमारे सामने नजर आएगा। हम लोग ऐसे बहुत सारी स्थितियां फेस करेंगे और हम कैलकुलेट करने की भी बात करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके तहत बताना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में बातें आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो मैंने आपको बताया, हमने कहा कि एक हमारे पास त्रिभुज है, ध्यान से देखते जाइएगा, जिसका जो क्षेत्रफल है, मैंने कहा क्षेत्रफल अगर कहो तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है अगर क्षेत्रफल की बात किया गया। इसकी भुजाएं कुछ दी गई हैं, सपोज करिए 12 है। यहां पर हमसे कहा गया कि भुजा BC, मतलब इसी त्रिभुज के अंतर्गत हमसे कहा गया कि भुजा BC के विपरीत शीर्ष बिंदु से दूरी क्या होगी। मतलब हमसे प्रश्न पूछा गया कि भुजा BC जो हमारे पास दी गई है उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से दूरी क्या होगी।
अब विपरीत शीर्ष बिंदु हमारा क्या है, देखिए ए है। दूरी मतलब वो लेंथ जो समकोण बनाती है। जैसे मान लीजिए पंखा लगा है, हम पंखे से फर्श की दूरी की बात करेंगे तो पंखे से फर्श पर जो समकोण बनाने वाली रेखा है वही दूरी कहलाएगी। मैं कहूँ कि यार मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरे से दूरी तो ए है, आप कहो सर मैं वहां बैठा हूँ, मेरे से दूरी है, नहीं, दूरी वह होती है जो समकोण बनाती है। यहाँ पर समकोण बनाने वाली रेखा है। एरिया का सूत्र आपको पता है, एरिया मतलब 1/2 गुणे आधार, यहाँ पर आधार लिखिए गुणे ऊंचाई लिखिए, बराबर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि इस प्रश्न में 60 दिया है। आधार हमारे पास भैया 12 है, गुणे ऊंचाई कर दीजिए, गुणे 1/2 है, आप देख पा रहे हैं 2 छंग 12 होता है, बराबर 60 कर दीजिए, ऊंचाई बराबर 6 से इसको डिवाइड कर दिए 10 आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, मतलब इस भुजा BC से उसके शीर्ष बिंदु की दूरी हो जाएगी। अब अगर मान लो इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी गई होती तब भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते, किसी भी स्थिति में क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते, हीरोन्स फार्मूला का उपयोग करके ज्ञात कर लेते। हम किसी भुजा से उसके शीर्ष बिंदु की दूरी बता सकते थे इस क्षेत्रफल के फार्मूले का उपयोग करके। तो मैंने अभी पिछली स्लाइड में यही बताया आप लोग को कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किसी एक भुजा को आधार बनाना होता है, उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से उसकी दूरी का उपयोग इस फार्मूले के अंतर्गत करके हम लोग इस तरह से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी स्थिति हमारे, मतलब आप ये मत समझो समकोण का मतलब दो भुजाएं हैं और दोनों में समकोण हो। आमतौर पर हम लोग भी यही समझते थे पहले कि ऐसे ही होता है, अगर एक आधार हो मतलब एक समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण हो प्रॉपर, हम लोग उसी को समकोण बेसिकली मानते हैं और ये वास्तव में यही बात ही होती है, लेकिन हम इसको भी यहाँ पर फार्मूले में ढाल सकते हैं, ला सकते हैं। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी जिक्र हम लोग यहाँ पर जो करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। तीसरा बिंदु जो चर्चा में लाने जा रहे हैं वो ये है कि एक समबाहु त्रिभुज की बात करें। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर इस पर चर्चा करिएगा। समबाहु त्रिभुज अंग्रेजी में जिसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब एक ऐसे त्रिभुज की बात की जा रही है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, समान हैं। यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन के दौरान कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको UPSSC कमीशन की बात खास करके मैं कर रहा हूं, यहाँ पर केवल फार्मूले से संबंधित बात की जाती है, तो हमें फार्मूले पर फोकस रहना चाहिए। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो सभी भुजाएं आपकी क्या दिया है, ए है और ए है, ये सभी बराबर हैं। एरिया जो होगा √3/4 ए स्क्वायर हो जाता है। एरिया जो होगा क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर हो जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप थ्योरम समझते हैं तो आप ये समझने की कोशिश करिएगा, इस फार्मूले को क्रिएट ही किया गया है, बनाया किससे गया है, हीरोन्स फार्मूले से। आप हीरोन्स फार्मूले का उपयोग कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इस क्षेत्रफल को कैसे बनाया गया है। आप यहाँ पर यस निकाल दीजिए, यस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस ए 3a/2 हो जाएगा। यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी रूट के अंदर करिएगा, यही आपको क्रिएट होता डेवलप होता नजर आएगा। तो मतलब जनक एक तरह से फार्मूलों का हीरोन से ही है जिसने चीजों को क्रिएट किया है, बनाया है। यहाँ पर एक चीज और पूछा जाता है, क्योंकि जैसे बाकी त्रिभुजों में जिसमें भुजाएं असमान होती हैं, अलग अलग होती हैं, वहां पर प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसके विपरीत भुजा की दूरी कुछ अलग अलग होती है। बट जब त्रिभुज हमारा सभी भुजाएं समान रखता है तो प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसके विपरीत भुजा की दूरी सबकी समान होती है, और वही दूरी जो होती है त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। वही दूरी जो होती है त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। ऊंचाई मतलब क्या है, ठीक है, ऊंचाई हो जाएगा √3/2 इंटू ए हो जाएगा। ऊंचाई का फार्मूला ये बन जाएगा आपका, ये ऊंचाई हो गया। तो कभी ऊंचाई की बात किया जाएगी तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये भी क्लियर हो गया है, ऊंचाई निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग आराम से इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं और बता सकते हैं। एक और प्रकार के त्रिभुज की बात मैं जरूर करूंगा, उसको भी ध्यान से देखिएगा। एक सुना होगा आप लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भुजाओं के आधार पर कुछ अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों का मैं ऑब्जर्वेशन किया हूं। इसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है। एक ऐसे त्रिभुज की बात हम लोग कर रहे हैं जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। ए भुजा इसके बराबर है, ए भुजा इसके बराबर हो, सपोज करो यह ए है तो ये भी ए है, और एक विपरीत भुजा है बी, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। हम समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूले का ही उपयोग करते हुए। आप हीरोन्स को लगा दीजिए, इसका भी फार्मूला आप ज्ञात कर सकते हैं। बट मैं कहूंगा कि इसके फार्मूले के लिए आपको यही सूत्र थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए। यहाँ पर सूत्र हो जाता है b/4, बी मतलब आप देख पा रहे हैं
4a² माइनस b²। मैं यहाँ पे बहुत वर्किंग में आपको नहीं ले जाना चाहता हूँ, कैलकुलेशन में नहीं ले जाना चाहता हूँ, एरिया पेरीमीटर का पार्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक जनरल बातें बता रहा हूँ जिसको मैंने पहले पॉइंट में फिक्स किया था कि हम क्षेत्रफल निकालने की अलग अलग स्थितियां समझ जाएं। तो आपको कभी समद्विबाहु त्रिभुज नजर आए जिसमें आपको दो समान भुजाएं दी जाए और एक विपरीत भुजा दी जाए, तो आप इस सूत्र का उपयोग करिए। और मैंने जैसे अभी बताया, समबाहु त्रिभुज के लिए भी आप हीरोन्स फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, समद्विबाहु के लिए भी आप हीरोन्स फार्मूले का उपयोग करके इस फार्मूले का निर्माण कर सकते हैं। ये तो रही छोटी सी बात फार्मूलों से संबंधित, जो अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों के लिए आपने देखा, और इसको नोट किए रहिएगा, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को तैयार भी होगा। अब ये तैयार है तो हम बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट पर। हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो, अगर जैसे आपने देखिए पॉइंट नोट किया होगा जो पहले पन्ने पर था, तो पहले तो मैंने कहा सभी प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल जान लीजिए। दूसरी बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अब उपयोग हम थ्योरम में करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो अगला पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो है मिड पॉइंट थ्योरम। ध्यान से देखिएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मध्य बिंदु का सिद्धांत। अब मध्य बिंदु के सिद्धांत में देखिए क्या क्या होता है। मध्य बिंदु का सिद्धांत समझने की कोशिश करिएगा। मध्य बिंदु के सिद्धांत में त्रिभुज से संबंधित अगर बात हम करें, मान लो अगर हमने कहा कोई त्रिभुज है, प्लीज सभी लोग फोकस होकर लिखिएगा सारे शब्दों को जो जो मैं बताऊंगा। ये देखिए आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज भैया कोई भी हो, जो हमने अभी 3-4 प्रकार के त्रिभुजों की बात की है, और वैसे भी आप इतने अवेयर होते हैं, आपको पता होता है कि अगर भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का बंटवारा किया जाए तो त्रिभुज कैसे कैसे मिलते हैं आपको। समकोण मिलता है, समकोण तो कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पर देखें तो समबाहु मिलता है, समद्विबाहु मिलता है, विषमबाहु मिलता है। इस प्रकार से हम त्रिभुजों की अलग अलग यहाँ पर एनालिसिस कर चुके हैं। उन तीनों में से कोई भी प्रकार का हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो और विषमबाहु हो, जिसके अंतर को आप जानते हैं, सभी भुजाएं असमान होती है विषमबाहु है, दो भुजाएं समान होती है समद्विबाहु है, तीनों भुजाएं समान होती है समबाहु है। अगर किनमें से कोई भी प्रकार का त्रिभुज है और किसी भी ऐसे त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मैंने कहा किसी त्रिभुज के जो है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। ये आपको एक पॉइंट नजर आया, इससे देखिए कई सारे फैक्ट अभी आपको दिखेंगे, एरिया से संबंधित, आपको जो है परिमाप से संबंधित कई सारे फैक्ट आपको नजर आएंगे। मैं जो लिख रहा हूं इसका उपयोग बहुत सारा है, आप प्लीज सभी लोग नोट कर लीजिएगा। किसी त्रिभुज के किन्हीं, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के, मैंने कहा कि जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं वैसा ही सेम टू सेम मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मुझे जो शब्द लिखने को कहूंगा मैं, आप प्लीज नोट कर लेना। अगर आप सीरियस पढ़ने चल रहे हैं, नहीं सीरियस पढ़ने चल रहे हैं तो मुझे कोई ब्लेम मत करना, खुशी खुशी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, स्वीकार करके पढ़िए तो पढ़िए, पेन कापी लेकर पढ़िए साफ सुथरी, जो शब्द बोले जाए लिखिए, लिख करके उसका उपयोग करिए। मैंने आपसे कहा कि 2 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे अगर इस पूरे सेशन को अच्छे से हम करते हैं, ये ध्यान में रखने की बात है। मैंने कहा त्रिभुज की किन्हीं किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है, ये है लाइन। तो आपने देखा कि कोई दो भुजा थी, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाया तो तीसरी जो हमारे पास रेखा बनकर आई डी, जिसका नाम है डीई, क्या है, पैरेलल है बीसी के। डी क्या है, पैरेलल है बीसी के। साथ साथ मैं लिख सकता हूं डीई बराबर हाफ बीसी। मतलब अगर मान लो हमको इस प्रकार की स्थिति कहीं दिखे किसी त्रिभुज में, जहां पर किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपको दिख रही है, तो वह दी गई तीसरी भुजा के समांतर की बात आप जानते होंगे, तथा उसकी आधी होती है। अगर हम लोग यहाँ पर कह दें कि 16 सेंटीमीटर है तो कंफर्म हो जाइएगा कि 8 सेंटीमीटर होगी। मतलब इस बात को निश्चित कर लीजिएगा, यह अगर 16 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर होगी। ऐसी स्थितियों में कभी इसको देकर के इसकी बात हमसे कराता है। एक दो एग्जाम्पल जैसे आप समझिए, मतलब अब फिगर को मैं और जस्टिफाई कर दूं, मुझे लग रहा है पॉइंट आपने नोट किया होगा। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि यह त्रिभुज है, ध्यान से देखते जाइएगा आप सभी लोग, मैंने कहा भैया ये त्रिभुज अगर दिया है, ये देखिए आपको एक त्रिभुज मैंने बना के दिया है,
अब त्रिभुज के मध्य बिंदु, किन्हीं भुजाओं के मध्य बिंदुओं, मतलब इसको अगर हमने कहा कि इनके मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तभी तो मध्य बिंदु है। यह जो रेखा बनी जिसका नाम मान लो DE है, क्या है, D है, और इसका नाम क्या है, E है। दे पॉइंट आर द D एंड E। तो अभी आपने बताया कि सर DE जो है वह हाफ, DE पहले तो क्या है, हाफ हाफ BC है, और साथ साथ मैं यहां पर एक चीज और बता सकता हूं, DE जो है वो समांतर है BC के, मतलब यह इसके आधी भी है और समांतर भी है। अगर इसी तरह से हमने कहा कि इसका भी मध्य बिंदु सोच लिया जाए, इसके भी मध्य बिंदु को सोचने से अगर यह रेखा जो बनकर सामने आई तो स्पष्ट हो गया कि यह जो है इसके बराबर होगी, तभी तो मध्य बिंदु है। और स्पष्ट हो गया कि जैसे यह इसके समांतर थी ऐसे यह जो है इसके समांतर हो जाएगी, ये भी कंफर्म है। तो मतलब एक बात और नजर आई कि अगर मान लो इसका नाम F है तो हम लिख सकते हैं कि जो DF है वह हाफ हाफ AC है। विपरीत भुजा कौन सी दिख रही, AC है, और इसका मतलब ये भी है कि जो DF है वो समांतर है AC के, मतलब ये जो DF बनकर आई है इस AC के समांतर है और इसकी आधी भी है। तीसरी बात आप समझिएगा, अगर हम ऐसे ही इनको भी मिला देते हैं, इनको मिला देने से अब यह रेखा इसकी समांतर हो जाएगी। मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं कि अगर इसका नाम FE है तो FE हो जाएगी हाफ हाफ AB, और साथ साथ यहां से ये भी नजर आएगा कि FE जो है वो समांतर भी है AB के। मतलब त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त भुजा तीसरी भुजा के आधी तथा उसके समांतर हुई। इतनी बातें आपको समझ में आई। ये तो था केवल भुजाओं का सिद्धांत, ठीक है, ये तो भुजाओं का सिद्धांत था। अब भुजाओं के सिद्धांत के बाद हम इनके परिमापों के सिद्धांत, परिमापों के संबंध के बारे में बात करते हैं। ये आपको फैक्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब इस फैक्ट के उपयोग की बात किया जाए कुछ और सूत्रों की मदद से। सबसे पहले मैं परिमाप की बात करूंगा, ध्यान से नोट करिएगा सभी लोग। परिमाप का संबंध ध्यान से देखिएगा। परिमाप आप जानते हैं ना, एक बार मुझे यस बताएं, व्हाट अबाउट द पेरीमीटर, एनीवन इन क्लास, कौन कौन बता सकता है कि परिमाप क्या है। परिमाप क्या है, आप यस नो बता दो, बाकी मैं समझ जाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। यस यस प्लीज बताएं। यस सर, यह प्रमेय किसी भी, बिल्कुल किसी भी प्रकार के त्रिभुज पर लागू होगा अंकित, ये कंफर्म है। सबको परिमाप पता है कि परिमाप किसी भी फिगर, कोई भी आकृति की सभी भुजाओं का योग होता है। जैसे हम जिस कमरे में खड़े हैं, अगर इसके फर्श का परिमाप बताना चाहते हैं तो चारों तरफ का जो यहाँ पर बाउंड्री है उसकी लेंथ अगर काउंट कर लें, आपके घर, आपके गांव में खेत होगा ना, खेत होता है सबके गांव में, और सब गांव से रिलेटेड होंगे जितने लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं खास करके। तो सबके खेत का परिमाप, उसके जो मेड़ होता है, जानते हैं ना मेड़, मेड़ जो होता है, मेड़ की लंबाई जो होती है वही उसका परिमाप है। तो फिगर कोई भी हो 2 डायमेंशनल, अगर हम उसकी बाउंड्री की लेंथ काउंट कर लेते हैं तो वही परिमाप है। मान लो अगर हमने कहा कि यह त्रिभुज हमारा था पूरा, और इस त्रिभुज ABC, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, त्रिभुज ABC को अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो AB प्लस BC प्लस AC होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, आप लोग को क्लियर है। इसका परिमाप यही होगा, किसी भी त्रिभुज का परिमाप जो बड़े वाले का था ये हो गया। मान लीजिए हमने कहा कि अगर इनके परिमाप को हम ऐसे भुजाओं को ऐसे नोटिस करें, मान लीजिए यह जो BC थी वह 10 सेंटीमीटर थी यहां से यहां तक, यह आपका 15 सेंटीमीटर था या 16 था, हमने कहा यह 16 था, 15 था और यह 16 था, यह पूरा यहां से यहां तक, और यह आपका 12 था। इस प्रकार से हमने सभी भुजाएं ली। तो परिमाप हमारा क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का, अगर हम जोड़ें तो हो जाएगा 10 प्लस 16 प्लस 12, मतलब 16 12 28 10 38 हो गया। अब आपने नोटिस किया कि आपको एक त्रिभुज और मिला है जिसका नाम है, देखो ये त्रिभुज किसका हो गया, ये त्रिभुज ABC का परिमाप, ABC का परिमाप है। तो आपको अगर मान लो हम कह दें कि हम त्रिभुज DEF के परिमाप की बात करें, DEF का परिमाप अगर हम लोग सोचें, ध्यान से देखिएगा, DEF मतलब यह जो त्रिभुज हमारा ब्लू कलर से बना हुआ है। अब आप अगर इसको 10 कह रहे हैं तो इसको भैया 5 बोलना पड़ेगा, इसको 16 कह रहे हैं तो इसको 8 बोलना पड़ेगा, इसको 12 कह रहे हैं 6 बोलना पड़ेगा। तो अब जब जोड़ेंगे तो 5 प्लस 8 प्लस 6 होगा, 5 8 13 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। मतलब आपने देखा कि आधा हो गया, क्या हो गया, आधा हो गया। तो एक पॉइंट यहां पर बनकर आता है, आप सभी लोग नोट भी कर सकते हैं उसको, और नोट करना आपके लिए जरूरी भी है। मैं यहां पर लिखूंगा, नोट कर लीजिएगा प्लीज सभी लोग, कि
किसी मतलब कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का, किसी त्रिभुज के सभी सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का परिमाप वास्तविक त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है। ये पॉइंट हो गया सबसे पहला। मैंने कहा किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का परिमाप वास्तविक त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पर एक सर्टेन एग्जाम्पल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लिखते जाएं, और मैं जरूर चाहूंगा लिखते जाएं, तो प्लीज आप लिखते जाइएगा, ये बहुत आवश्यक है लिखना, ठीक है, जो मैं पढ़ाऊं। अब अगर आ ही रहा है तो बात दूसरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी कभी हमने देखा है क्लास में, ऑफलाइन की बात मैं कर रहा हूँ, तो कह दें लिखो भाई सब लोग, मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस में एज ए टीचर, लिखो सब लोग। तो कुछ लोग तो चलिए सर बोल रहे हैं लिख लेते हैं, कुछ लोग आ रहा है क्यों लिखूं, बैठ जाएंगे पेन लेके, क्यों लिखूं, क्या लिख लिया, सर हो गया, कहाँ लिख रहे भाई, दिमाग में सर आ रहा है सर, ऐसे भी लोग होंगे मुझे लग रहा है। तो जिसको आ रहा है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसको मैं चाहता हूँ कि सीरियसली लिखे, तो लिखिए आप सभी लोग। हाँ, ऐसा मैंने देखा है, और ये सब बहुत अनुभव है इन सब चीजों का। तो ये हो गया आपको जो है मैंने जो बताया, इसका आपने जो है, हाँ, यस यस, ऐसा ही करते हैं काफी लोग, बिल्कुल सही बात है। मैं ये सब चीजें बहुत, अब देखिए यहाँ तो एक बात आपको समझ में आई, एक एग्जाम्पल और इस पर प्लीज करिए सभी लोग। अब देखिए एक त्रिभुज है, हमने लिया यहाँ पर एक त्रिभुज लिया हमने, ये त्रिभुज है एबीसी, ये त्रिभुज क्या भैया, एबीसी। अब इस त्रिभुज के बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि हम इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बना रहे हैं सबसे पहले, जिसका नाम है डीईएफ। हमने फिर से क्या किया, जो हमें प्राप्त त्रिभुज हुआ उसके भी मध्य बिंदुओं को मिलाया, ये देखिए ऐसे मिलाया, इसका नाम है, मान लो हमने कहा पी क्यू आर, जिसमें मैंने कहा कि देखिए हमने कहा डी ई तथा एफ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तथा एफ भुजाओं ए बी ए सी तथा बी सी के मध्य बिंदु हैं, ऐसे लिखा रहेगा, बहुत सारा कुछ मध्य बिंदु हैं। दूसरा एक लाइन और लिखी रहेगी, पी क्यू तथा आर भुजाओं डीई डीएफ और ईएफ के मध्य बिंदु है, अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ऐसी दशा में अगर हमसे कहा गया है कि BC बराबर 20 सेंटीमीटर, यदि BC 20 है, AC जो है 24 सेंटीमीटर है, और यह जो है आपका 30 सेंटीमीटर है, मान लो इससे त्रिभुज हमने बनाया है। तो हमसे पूछा गया त्रिभुज PQR का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज PQR का परिमाप क्या होगा, बताएं, प्लीज बताएं। अच्छा लग रहा है आपको जो मैं बता रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, अच्छे से सीखिए, जानिए। तो मैंने कहा भैया देखो अगर यह 20 है, अब यहां पर भी आपका थ्योरम ही काम करेगा। जो बताने वाले लोग हैं प्लीज उत्तर बता दें। मैंने कहा कि आपको त्रिभुज की भुजा BC दी गई है, इसकी BC 20 दिया है, AC 24 दिया है, और AB 30 दिया है। इसके साथ साथ ये जो हमारे पास DEF है, इनके मध्य बिंदुओं से बना है, उसी प्रकार से यह जो बना है इसके मध्य बिंदुओं से बना है। अब आपको त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बताना है। तो आपको अच्छे से पता है, अगर हम पूरी बातें ना भी इंक्लूड यहाँ पर क्लियर करें, तो भी कह सकते हैं कि अगर हम कह दें त्रिभुज, मान लो हम आपसे कहते हैं कि DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप, DEF का परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप जो हो जाएगा वह 1/2 हो जाएगा गुणे, सबसे पहले ABC का परिमाप निकाल दीजिए। त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 20 + 24 + 30, 30 20 50 20 70 4 74, कितना हो गया 74, लिख दिया हमने 74, 2 3 6 2 7 14, 37 सेंटीमीटर, कितना हो गया 37 सेंटीमीटर इसका हो गया।
अब 37 का भी आधा होगा। जैसे अब इसके परिमाप की बात करिए, त्रिभुज PQR का परिमाप क्या हो जाएगा, इसका भी आधा होगा, मतलब 1/2 गुणे 37 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18.5। कितना हो जाएगा इसका परिमाप, 18.5 हो जाएगा। तो मतलब एक तरह से जो हमारा यह त्रिभुज बना, ओरिजिनल त्रिभुज का 1/4 है। मतलब अगर हमसे कभी कभी इसमें अनुपात भी पूछता है, आपसे कहेगा कि इस प्राप्त त्रिभुज का ओरिजिनल त्रिभुज से अनुपात क्या है, तो अनुपात भी बता सकते हैं, यह 1/4 है, यह 4 गुना है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से मध्य बिंदुओं से मिलाने से बना त्रिभुज वास्तविक त्रिभुज का आधा होता है। अब जब उसका भी आधा कर देंगे तो वास्तविक का 1/4 होगा। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने पर आप कई बातों को समझ पाए होंगे। यहाँ पर इतना कुछ क्लियर हो गया है, मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर इतना क्लियर है तो मुझे यस बताएं, मैं आगे बढ़ूं। अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट मन में हो तो प्लीज बता दें, नहीं है तो मैं आगे बढ़ने के लिए मुझे अलाउ करें, मैं आगे बढ़ूं, आगे चला जाए, चलता हूं आगे। अब फिर से आते हैं, थोड़ा इसी के बारे में और जानकारी अर्जित करते हैं। जैसे फिर से देखिएगा, ये है त्रिभुज आपका, त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। त्रिभुज का नाम ABC है। फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से फिर से हमारे पास क्या बना, एक और त्रिभुज बना। मैं इस समय बताऊं कि अब मान लो जो त्रिभुज हमारा बना है DEF, ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करिएगा। हमने कहा किसी किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तविक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। क्या होता है, 1/4 होता है। अब जैसे आप समझने की कोशिश करिए कि अगर हम यहां पर कह दें कि जो हमारा एरिया आप ट्रायंगल DEF है वो हो जाएगा 1/4 एरिया आप ट्रायंगल ABC। मतलब यह आपको एक सिद्धांत समझना होगा कि ये आप देखो, एक प्रमेय आपने पढ़ा क्षेत्रफल से संबंधित, मैंने कहा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। जब भी कभी किसी त्रिभुज के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और ऐसे ही थ्योरम की तरह पूछा जाएगा कि अगर हम कभी किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो उससे प्राप्त क्षेत्रफल वास्तविक दिए गए क्षेत्रफल का क्या होता है, तो आप कह सकते हैं वास्तविक क्षेत्रफल का 1/4 होता है। कभी भी कोई जनरल, हम आपको एक एग्जाम्पल करके भी दिखा देते हैं जिससे काफी चीजें आपको स्पष्ट भी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि एक समकोण त्रिभुज है, या जनरल कोई भी त्रिभुज आप उठा लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगर हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, सपोज करिए, ध्यान से देखते जाइएगा, समकोण त्रिभुज ले लिया जिसकी एक भुजा मान लो 8 है, एक भुजा 6 है और यहाँ समकोण है। स्पष्ट है कि यह आपका 10 होगा, क्योंकि ये जानते हैं कर्ण है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप में से प्रत्येक ने पढ़ा है। मैं कह दूं भैया इसका एरिया, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, एरिया हो जाएगा 1/2 गुणे 8 गुणे 6, इसमें किसी को शंका नहीं है, 4 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो आप कह सकते हो। मैं एक प्रूफ की बात आपसे कर रहा हूं। मैंने कहा प्रत्येक के मध्य बिंदुओं को मिलाइए, प्रत्येक के मध्य बिंदुओं को मिलाइए। मध्य बिंदु मिलाने का मतलब इनको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। मध्य बिंदुओं को मिलाने से भी मध्य बिंदु का सिद्धांत पढ़ा, 8 है तो 4 होगा, 6 है तो 5 होगा, और सॉरी 10 है तो 5 होगा, 6 है तो 3 होगा। अभी अगर 3, 4, 5 सेंटीमीटर की मदद से जो त्रिभुज बनाएंगे, पहली चीज आप मुझे बताइए, क्या यह समकोण नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 3, 4, 5 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जनरेट करते हैं, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। भुजाओं को देकर के पूछा जाएगा त्रिभुज कैसा है, आप देखकर बताइए। 6, 8, 10 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर होता है। 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36। ऐसे जो अभी बनकर आया, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, ये भी समकोण है। इसका एरिया निकालिए, हो जाएगा 1/2 गुणे आधार। अब यहाँ पर एक कर्ण है तो कन्फर्म है कि 90 डिग्री होगा। 4 गुणे 3 कर दीजिए, 2 दूना 4 हुआ, 2 तिया 6 हुआ, 6 हुआ। अब आप इसका 1/4 कर दीजिए, 1/4 गुणे 24, 4 × 24, आपको यही प्राप्त हो गया। तो जो मैंने थ्योरम बताया, मैं वही थ्योरम की ही बात कर रहा हूं। थ्योरम क्या है मैं फिर बोल रहा हूं और पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। प्लीज नोट करिएगा, मेरे शब्दों को लिख लीजिएगा कॉपी में, दिमाग में। किसी त्रिभुज
के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज हो, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण मतलब कोणों के आधार पे, भुजाओं के आधार पे, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त त्रिभुज दिए गए वास्तविक त्रिभुज का, प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए गए वास्तविक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। प्लीज इसको नोट करिएगा। ये आपको कंफर्म समझ में आया होगा जो मैंने बताया। क्लियर है? एक बार फिर मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, प्लीज उसको भी समझिएगा। जैसे मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको प्लीज बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। इन्हीं मध्य बिंदु के ही कॉन्सेप्ट से हम लोग बढ़ रहे हैं। मान लो मैंने कहा भैया एक कोई त्रिभुज है, इस पर भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में और आपको अभी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैं समरूपता नहीं पहुंचा हूं। मैंने कहा ना कि लिखा भले है थ्योरम, उसमें एक ही क्लास काफी है। लगातार पढ़ा दूं 5 घंटे 4 तो एक ही क्लास काफी है, लेकिन एक क्लास काफी नहीं होता है। मैंने कहा ना बाह्य आवरण है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, इंप्लीमेंटेशन में कौन कितना वैल्यूएबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात को मैं स्वीकार करता हूं, एक क्लास काफी नहीं है। ठीक है, ये लिख लो। इसके लिए और क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अभी तो आज मैं जहां तक चल रहा हूं जिस फ्लो में, मुझे लगता है कि मैं समरूपता बता पाऊंगा आपको। अभी समरूपता पे क्षेत्रफलों को लाना, क्षेत्रफल को संबंधित करना और इतना कुछ कराना एक चैलेंज है, और मैं इस बात को कह भी रहा हूं कि मैं कराऊंगा। लेकिन आप लोग का एग्रेशन बहुत आवश्यक है, आपकी डिमांड अगर आवश्यक है तो ये चीजें बहुत जल्दी हो पाएंगी, अच्छे से हो पाएंगी। तो लगातार मुझे 2-3 सेशन लेने होंगे, तब मैं इस पर वर्क कर पाऊंगा और अच्छे से आपको क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से मेरी बात को और सुनिए, मैं जो बता रहा हूं। यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई एक त्रिभुज है, मैं कह रहा हूं कि अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी शीर्ष बिंदु से एक भुजा है जो विपरीत भुजा, एक त्रिभुज की किसी शीर्ष बिंदु से एक रेखा है जो विपरीत भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। मान लो मैंने कहा कि एडी है। पॉइंट समझिए, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देती है। प्लीज नोट डाउन द पॉइंट। मैं जो बता रहा हूं इस पर प्रश्न पूछा गया है, मैं अभी प्रश्न आपको दिखाता हूं कैसा पूछा गया है। मैंने कहा किसी त्रिभुज के किन्हीं शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो जैसे अभी आपने देखा कि अगर यह एक रेखा AD जिसने जाके BC को 2 बराबर भागों में विभाजित किया, तो कन्फर्म है मैं लिखूंगा यहां पर इस कंडीशन पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नोट करिएगा, मैंने कहा कि यह जो इसने अगर मध्य बिंदुओं को मतलब जाके मध्य बिंदु पर मिलाया है, 2 बराबर भागों में विभाजित किया है, तो कंफर्म है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे त्रिभुज का आधा होगा, अर्थात ये आधे आधे में बढ़ जाता है। कभी इसी स्थिति में मान लो दूसरे विपरीत शीर्ष बिंदु से, प्लीज समझिएगा, विपरीत शीर्ष बिंदु से इसको 2 बराबर भागों में विभाजित किया, मतलब इसको, जिस भुजा ने इसको विभाजित किया था उसको इसने जाके विभाजित किया। मान लो इसका नाम है E, सपोज करो E है। आपने देखा कि पहली चीज तो यह जो त्रिभुज था ABD, यह आधा हुआ ABC का। अभी हमने कहा कि मान लो और एक शीर्ष बिंदु से जो अभी मध्यबिंदु रेखा थी या विभाजित करने वाली रेखा थी, उसको ही जाकर के उसके मध्यबिंदु पर इसने मिलाया। तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि अगर हम इसको एक त्रिभुज ऑब्जर्व करें ABD को, तो जो अभी त्रिभुज बना BED वह इस त्रिभुज का आधा हो गया। कंफर्म है, मतलब यहां से कंफर्म हो गया अभी कॉन्सेप्ट से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED आधा हो गया किसका, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। किसका आधा हो गया पता है, इस ABD का आधा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक,
अब अगर मान लो मेरी बात आप समझ पा रहे हो तो ये स्पष्ट हो गया कि यहां से लिख सकता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, जो कि ऑलरेडी आधी है एबीसी के, तो मैं लिख सकता हूं 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मतलब अगर 1/2 मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी बराबर 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिख सकता हूं कि नहीं। मतलब ये जो त्रिभुज अभी बना, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वास्तविक क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको बताया और मैं पॉइंट लिखवाता हूं। मैं पॉइंट ऐसे लिखवाऊंगा कि मान लो अगर हमने आपको एक स्थिति दे दी, स्थिति के हिसाब से लिखवाया जाएगा। स्थिति के हिसाब से मैं इस प्रश्न को, पहले तो आप प्लीज नोट करिए सभी लोग। अब आपको मैं एक प्रश्न देता हूं, एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के आधार पे मैं चीजें स्पष्ट करता हूं, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा भैया एक त्रिभुज है, खूब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है एबीसी। मैंने कहा कि भुजा बी से, ए से एक रेखा आई है जिसने इसको 2 बराबर भागों में विभाजित किया। फिर इसने हमसे कहा कि बी से एक रेखा और गई है जिसने इसको भी 2 बराबर भागों में विभाजित किया, इसका नाम मान लो ई है। तो हमसे इसने संबंध पूछा ऐसी दशा में आप बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी वास्तविक त्रिभुज ए बी से किस प्रकार से संबंधित है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का क्या है, एबीसी का क्या, आधा है कि चौथाई है कि तिहाई है, क्या है। तो पूरा आपने पढ़ा तो आपने ये भी समझ लिया कि अगर हम कभी किसी शीर्ष बिंदु से त्रिभुज के विपरीत भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो उससे त्रिभुज 2 बराबर क्षेत्रफलों में बढ़ जाएगा। अगर मान लो कोई अनदर शीर्ष बिंदु उस मध्य बिंदु को भी 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है तो यहां पर वह आधा भी फिर आधा हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा। अगर वह फिर आधा होगा तो पूरे दिए गए त्रिभुज का 1/4 हो जाता है। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यह आपको समझना होगा। मतलब ओरिजिनल से इसके बीच का जो अनुपात होता है वो 4:1 होता है, या इससे ओरिजिनल का 1:4 होता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? कंफ्यूजन है कि समझ में आ रहा है? मुझे थोड़ा सा बताइए तो मैं आगे बढ़ूं। यस, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ रहा हूं, हाँ आगे बढ़ रहा हूं। ये तो था थोड़ा सा मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखूंगा मैं सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता। देखिए समरूपता का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग कि त्रिभुजों की समरूपता क्या है। आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा कि एक त्रिभुज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉन्ग्रुएंसी। क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी, जिसको आप कहते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता, सर्वांग समता का जो शाब्दिक अर्थ होता है सभी अंग समान, सभी अंग समान। अगर किन्हीं दो आकृतियों के सभी अंग समान हो तो वह सर्वांग सम है ना। जैसे कभी आपने सुना होगा कि जब हम लोग के बचपने में, हमारे बचपने में तो खासकर, आप लोग पता नहीं उस बचपने के जिए हैं कि नहीं, शक्तिमान आता था, शक्तिमान का क्लोन बनता था। क्लोन में क्या होता था कि लोग पहचान ही नहीं पाते थे कि अरे वास्तविक शक्तिमान है कि जो राक्षसों वाला किल्विस वाला शक्तिमान है, वो बना के भेज देता था। उन दोनों शक्तिमान के सभी अंग समान होते थे तो दोनों परस्पर सर्वांग सम होते थे। यही बातें हैं। एक ही पेन हम मार्केट से हम भी खरीद लें, आप भी खरीद लें, दोनों पेन सर्वांग सम है क्योंकि इनके सभी अंग समान हैं। जैसा कमरा ये बना है एज इट इज कमरा और बना दें, सर्वांग सम है क्योंकि इनके सभी अंग समान हैं। जनरल लाइफ में हमारी तरह ही एकदम डिक्टो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो हम कभी सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरा शब्द हमारे सामने, मतलब सर्वांग सम का मतलब सभी संगत भाग समान होते हैं। सभी संगत भाग, अगर हम त्रिभुजों को ही छोड़ दें, किसी भी प्रकार की दो आकृतियों को, दो ऑब्जेक्ट्स को, दो वस्तुओं को कंपेयर करें, अगर उनके सभी अंग समान हैं तो वो सर्वांग सम है। जैसे बॉटल खरीदने जाते हैं तो 5-6 का सेट आता है, वो सभी समान है, सर्वांग सम है।
क्योंकि उनका जो भी स्ट्रक्चर, बनावट, संरचना, मटेरियल एज इट इज है, सेम है, तो सर्वांग सम है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। लेकिन दो चीजें समरूप होती हैं तब जब एक दूसरे के अनुरूप होती हैं। यहां पर अगर हम इसकी बात कभी भी करते हैं तो हम कहते हैं कि ये लोग ऐसे होते हैं क्योंकि ये एरिया संबंधित होंगे, इसलिए मैं यहां पर खूब डिटेल से बता रहा हूं। सभी अंग समान होने का मतलब हो गया कि जैसे मैंने कहा कि आकृति की जो बनावट हो, बनावट स्ट्रक्चर बेसिकली आप कह सकते हैं, ठीक है, बनावट तथा मापन दोनों समान होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट एंड स्ट्रक्चर, जैसे कहते हैं शेप एंड साइज, यहां पर आप समझिएगा शेप एंड साइज बोथ मस्ट बी इक्वल, बोथ मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। मतलब कभी कोई आकृति, आकृति क्या है, कोई आकृति सर्वांगसम तभी है जब उनकी सभी बनावट और संरचना, बनावट संरचना साथ साथ मेजरमेंट, मैंने लिखा शेप एंड साइज, अगर दोनों बराबर हैं तभी वो सर्वांगसम है। लेकिन जो समरूप हैं वो दूसरी तरह से काम करते हैं। समरूप को आप ऐसे आइडेंटिफाई करिए, जैसे आपने हवाई जहाज देखा उड़ रहा है, या आप जाके वहां पे देख के आए, क्या नाम है, क्या कहते हैं जहां पे, हम तो कभी गए नहीं, आप वहां पे देख के आइए, तो वहां पे देख के आइए और बच्चों को खिलौना दे दीजिए। कार आप सड़क पे चलाइए और वही कार का खिलौना घर में बच्चों को दे दीजिए, ठीक है। ऐसे कोई बिल्डिंग बड़ी है और उस बिल्डिंग को मॉडल की तरह कहीं टेबल पे रख दीजिए। मतलब कोई आकृति इनलार्ज है, रिड्यूज है, लेकिन उसका शेप सेम है, मतलब उसकी बनावट सेम है, तो वह आकृति आपकी क्या है, समरूप है। तो समरूप में हमें यह ध्यान देना होता है कि शेप मस्ट बी इक्वल, शेप मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि कोई चीज, जैसे हमने कहा हवाई जहाज हवा में उड़ रही है, वही हवाई जहाज बच्चे को खिलौने के रूप में दे दीजिए। ट्रेन पैड उस पे पटरी पे चल रही है, उसी ट्रेन को बच्चे खिलौने के रूप में दे दीजिए। हाँ, कार सड़क पे चल रही है, उसी कार को खिलौने की तरह दे दीजिए। बिल्डिंग जो बनी हुई है उसी बिल्डिंग का मॉडल बना के रख दीजिए। उससे क्या होता है कि हमें एक सेम रूप की आकृति नजर आती है, मतलब उसकी बनावट संरचना बराबर होती है। साइज का इक्वल होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन साइज का जो मेजरमेंट है, जो मतलब एक तरह से प्रोपोर्शनलिटी है, कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है, वो अगर आपका समतुल्य होता है तभी वह समरूप है। यहां पर इसी बात को देखते हुए एक और कंक्लूजन निकाला जाता है कि वो कंक्लूजन ये होता है कि सभी सर्वांगसम, सभी सर्वांगसम समरूप हैं, समरूप हैं, परंतु सभी समरूप समरूप सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। अगर हम ऐसे केवल अगर हम इसको त्रिभुजों में लेकर चलें, तो अगर हम दो बराबर त्रिभुज बनाएंगे सेम मेजरमेंट का, सेम शेप का, तभी वह सर्वांगसम है। अगर हम दो त्रिभुज ऐसे बनाएं जिनके शेप इक्वल हो, साइज अगर ना भी इक्वल हो, तो वह समरूप है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको कई बातें बताई जिससे मुझे लगता है कि आप समरूपता को समझ गए होंगे कि समरूपता एग्जैक्टली है क्या। अब इसी समरूपता को हम त्रिभुज में लाएंगे, मतलब हम त्रिभुज में लाएंगे और त्रिभुजों के हिसाब से समरूपता को आपको समझाएंगे। आप प्लीज समझिएगा, समरूपता समझ पाएंगे तब जाकर हम एरिया के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। समरूपता से हम मैप एंड मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, और मैप एंड मॉडल से भी एरिया के संबंध को डिस्क्राइब कर पाएंगे। जो हमारा बेसिक है एरिया, बट उस एरिया को हमें लाने तक हमें एरिया से संबंधित इन बातों को बताना आवश्यक लग रहा है, इसलिए मैं बार बार इन बातों को बता रहा हूं। मुझे लग रहा है कि आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, किसी भी चीज को आप लोग क्लियर कर पा रहे हैं। कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है? वीडियो को देखिए, हिमांशु जी कह रहे, हिंदू जी, राहुल कह रहे हैं सब लाइक कर दें। मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदू राहुल जी कह रहे हैं। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना चाहिए, बहुत बोल रहा हूँ यार। और कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ में सब आ रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। यस, शीशे में अपनी शकल, उसमें क्या होता है कि लैटरल इन्वर्जन हो जाता है। उमेश विराट आपने पढ़ा होगा। यस यस यस, ओके। तो चलिए, यहां तक आप सभी लोग जो है समझ पाए होंगे जो मैंने अभी तक बताया। आइए समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता की बात करें। त्रिभुजों की समरूपता, समरूपता की बात करने जा रहे हैं।
भैया त्रिभुजों की समरूपता को हम समझाएंगे, इसके लिए हम एक डेफिनेशन बताएंगे, और अगर सब कुछ आज नहीं हो पाएगा तो इसको कल के लेक्चर में भी ले जाएंगे। कनेक्टेड लेक्चर रहेगा। मैं आज ही से आपको इनवाइट कर रहा हूं कि कल भी रात को 8 बजे मेरे साथ रहिएगा। मैं इस पूरी प्रक्रिया को वहीं पे एंड करूंगा। मतलब जितना तक मैंने सोचा है, मैंने एक सीट भी बनाई है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ये देखिए सीट भी बनाई है, और इसमें 25 प्रश्न है टोटल। अगर आप देखोगे इन्हीं से संबंधित तब तक कवर हो पाएगा जब मैं इस टॉपिक को खत्म कर पाऊंगा। लेकिन 1 घंटे की और क्लास मुझे आप दीजिए, तब जाके मैं कर पाऊंगा। आज मैं 1-1.25 घंटे पे एंड करूंगा, चीजें समझा करके जितनी आज की आवश्यकता है। इसके बाद इस प्रोसेस को मैं कल पूरा कवर कर पाऊंगा। आप सभी कल मेरे साथ फिर से रात को 8 बजे ऐसे ही बन जाइएगा, तो आपका यह टॉपिक मैं फाइनल कर दूंगा। ठीक। त्रिभुजों की समरूपता, मैंने कहा भैया 2 त्रिभुज, पीसीएस की क्लास भी जल्दी ही प्रारंभ होगी अजय जी, बिल्कुल। ये त्रिभुज एबीसी है, और एक दूसरा त्रिभुज मान लो पी क्यू आर है। ये देखिए त्रिभुज पी क्यू आर है। डेफिनेशन में समझा देता हूं। ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप है तो लिखने का तरीका होता है कि त्रिभुज एबीसी सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर। 2 त्रिभुज यदि समरूप है तो लिखने का प्रोसेस ये है। समझने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 2 त्रिभुज, ये पूरा मैं अच्छे से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर यदि समरूप हैं तो देखो क्या क्या होगा। तो पहला पॉइंट, सभी संगत कोण, यहां पर दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, संगत कोण समान होंगे। सभी संगत कोण समान होंगे। दूसरा, सभी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ये हो गई डिफिनीशन जो मैंने पूरे इस पन्ने पे लिखा है। सभी संगत कोण समान होंगे, सभी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। मैं यहां पर सबसे पहले तो इस डिफिनीशन को क्लियर करता हूं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज द संगत। ये अगर जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा बहुत कुछ कंफ्यूजन बना रहेगा, एरिया तक कंफ्यूजन बना रहेगा। तो आपको संगत को जस्टिफाई करना बड़ा आवश्यक है। तभी मान लो हमने संगत को कुछ ऐसे निर्धारित किया कि यह इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक, यह इसके करस्पॉन्डिंग है, या इसके करस्पॉन्डिंग है। इससे हम यहां पर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि त्रिभुज ए बराबर त्रिभुज पी है, सॉरी कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण सी बराबर कोण आर है। इसका मतलब है कि इनकी संगत भुजाएं कुछ ऐसी होंगी। तो मतलब आप एक तो बात स्पष्ट कर चुके कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी जो है कोण आर के बराबर है। अगर ऐसा हो गया, ये लाइन तो आपको क्लियर हो ही चुकी कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर थे त्रिभुज पी क्यू आर के। तो अभी जो दूसरा शब्द देखिए लिखा हुआ है, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि सभी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। उसको समझिए संगत कैसे निर्धारित होता है भाई, आप समझिएगा। ए कोण पी के बराबर है, ए के विपरीत भुजा पी के विपरीत भुजा के कंपेरेबल होनी चाहिए। मतलब लिखूं मैं कि BC बटा, BC भैया ध्यान से समझो, बटा QR। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको। इसी प्रकार से इसके विपरीत भुजा के कंपेरेबल होनी चाहिए। क्यों इसके? क्योंकि यह कोण इसके बराबर है। मैं लिखूंगा AC बटा PR, और फाइनली इसके विपरीत भुजा के समतुल्य होना चाहिए, अर्थात AB बटा PQ। ये देखिए प्रोपोर्शनल एक रिलेशन बन गया। जो दूसरा है ये पहली बात है, और ये जो अभी लिखा मैंने दूसरी बात है। मैंने 2 बातें बताई कि त्रिभुज 2 समरूप तभी होंगे जब सभी संगत कोण समान होंगे, सभी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ये शब्द भी खूब समझ में तभी आएगा जब हम खूब अच्छे से संगत को आपको जस्टिफाई करेंगे। और संगत बिना एग्जाम्पल तो मैं आपको जस्टिफाई नहीं करा पाऊंगा, ना तो आप सीख पाएंगे। संगत आप ऐसे थोड़ा सा वर्ड समझिए, दैट इज करस्पॉन्डिंग विथ अस, या करस्पॉन्डिंग फॉर मी, या मतलब मेरे करस्पॉन्डिंग है। मैं कैसे खड़ा हूं, बगल एक रूम है, उस रूम में इसी प्लेटफॉर्म पर जहां मैं टीचिंग कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बगल में कोई व्यक्ति खड़ा हो तो वो मेरे करस्पॉन्डिंग है। आप सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके भी सामने बैठ के कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो आप करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग इज कंपेरेबल, जिनको परस्पर कंपेयर करने के लिए एक पोजीशन पर रखा जाता है, दैट कॉल्ड द करस्पॉन्डिंग, उन्हीं को संगत कहते हैं।
मैं आपको समझाऊं त्रिभुजों में संगत का प्रोसेस बदल कैसे जाता है। जैसे आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को प्लीज। ये त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज पीक्यूआर है। मैंने कहा कि दोनों क्या हैं, दोनों सिमिलर है, सपोज करिए सिमिलर है। इनके कोण कुछ ऐसे बराबर हैं। कोण देखो, ए बराबर है आर के, बी बराबर है पी के और सी बराबर है क्यू के। अब आप संगत समझिए, संगत का संबंध कैसे बनेगा। तो लिखा क्या जाएगा, ए के विपरीत भुजा भैया कौन है, आप कहोगे सर बीसी है। ए के बराबर कोण कौन है, आर। देखो आर के विपरीत भुजा कौन होगी, पी की। अगर यही आप प्लीज समझ लो तो आपको मैं आधी बातें जो मैं अभी समझा रहा हूं खूब डिटेल से ना, यही समझ लेना, आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। बीसी बराबर पी क्यू। फिर आगे चलते हैं, ये सेकंड कोण बी किसके बराबर है यहां पर, अच्छा बी के विपरीत भुजा पहले लिख लो एसी बटा इसके विपरीत भुजा ऐसी थी, बी के बराबर कोण कौन है पी, पी के विपरीत भुजा कौन है क्यू आर। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तभी आप भुजाएं निर्देशित कर पाएंगे, भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफलों से मैच करा पाएंगे। ये सब बातें भैया तभी संभव है जब मैं जो बता रहा हूं उसको खूब ध्यान से समझिए। इसी तरह से इसके विपरीत भुजा ए बी बटा इसके विपरीत भुजा पी आर। ये देखो अब संबंध कैसे हो गया, कोण आपके कुछ जैसे डिफरेंट बराबर हुए तो भुजाओं में संबंध भी पिछले की तुलना में बदल गया। मुझे लग रहा है कि आपको ये बातें मैंने जो बताई हैं संगत के कॉन्सेप्ट को काफी हद तक क्लियर किया होगा। क्या ऐसा है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए आप लोग कमेंट के माध्यम से। यस, हाँ मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि पूरा समरूपता अगली क्लास में कंटिन्यू करिए, मतलब दिस लेक्चर विल बी कंटिन्यूड, ये कंटिन्यूड होगा, जिसका एक रिकैप देते हुए मैं कल मतलब 23 मई को रात 8 बजे मैं कंटिन्यू करूंगा एकदम सेम यहीं से जहां पे मैंने छोड़ा है। तो मैं इस पेज को हटाऊंगा भी नहीं, यहीं से मैं सीधा सीधा कंटिन्यू करूंगा सीट के साथ, क्योंकि एक लिमिट होती है आपके पढ़ने की भी, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा भी हम लेके चले तो आप भी भगोगे, इसलिए कल के लेक्चर का इंतजार करिए। काफी हद तक मैं इस टॉपिक को आपका कल कवर करा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको खूब अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दिस लेक्चर विल बी कंटिन्यूड फॉर 23rd ऑफ मई 8 PM नाइट, रात में कह सकते हैं, इवनिंग कह सकते हैं। हम रात में कल 8 बजे फिर आपसे मिलेंगे इसी पन्ने के आगे के पोर्शन से प्रैक्टिस सीट के साथ। ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो जाहिर सी बात है कि मैं उम्मीद करूंगा आप वीडियो लाइक करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, कल और लोग जुड़ेंगे। और अगर कुछ भी सुझाव होगा या आपको जो फीडबैक आप देना चाहते हो, जो आपने समझा होगा, वो इसी वीडियो के नीचे आप अपने सुझाव, अपने कमेंट आप दीजिए, हम उस पर सादर अमल करेंगे, अच्छा लगेगा उस पर रिस्पॉन्स करेंगे और उस प्रकार से आपके लिए फिर से कमिटेड होकर जुड़े रहेंगे। बहुत सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप फिर जैसे मिलिए और पढ़िए, मेहनत करिए और जो सोचा है अचीव करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।